जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की थी अपनी, ठीक है, साथ के साथ उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम आइसोबारिक प्रोसेस करेंगे, साथ के साथ आइसोकोरिक प्रोसेस भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम इंटरनल एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एनर्जी के साथ साथ हम एनडीए जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज करेंगे, उसी के इंटरनल एनर्जी से जितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैं आपको चार न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो एनडीए बेस, नीट बेस और जेडब्ल्यू बेस होते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं नाउ, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस हम इसमें देखेंगे कैसे आइसोबारिक प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस दरअसल दो शब्दों से बनी है। आइसो मतलब सम्मान, बारिक मतलब दाब, ठीक है। बारिक मतलब दाब, प्रेशर। बारिक मतलब दाब, बारिक इज इक्वल टू दाब, यानी कि प्रेशर। दैट मीन जहाँ पर एक सम्मान यानी कि कांस्टेंट प्रेशर रहे, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रक्रिया के अंदर दाब जो होता है वो स्थिर रहता है, जिस प्रक्रिया में दाब जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। और इसकी परिभाषा सीधा सीधा देखिए, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिश, क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिक, क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिक। एक ऐसी ऊष्मा गतिक प्रक्रिया जिसके अंदर प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहता है, उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। सिंपल उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण कैसे, देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो वो एक गैस से भरे एक खुले कुकर की बात कर लेते हैं। जो गैस कुकर होता है हमारा, या खुले सिलेंडर को गर्म कर रहे हो आप, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इनमें से कोई एक लेंगे, यानी कि हम ले लेते हैं गैस से भरे एक प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं, प्रेशर कुकर की बात कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, इसके अंदर जो गैस होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। जो गैस होगी वो गर्म होगी, गैस जो है वो गर्म होगी। किसके अंदर, कुकर के अंदर जो गैस होगी वो गर्म होगी, ठीक है। गैस गर्म होगी और गैस का आयतन बढ़ता रहेगा, गैस जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम में फैलती रहेगी। गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ये होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा। यह आइसोबारिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर, देखिए मैं आपको सिंपली बात बताऊं तो, जिसके अंदर गैस गर्म रहे और आयतन जो है उसमें बढ़ता रहे, वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, प्रेशर जो है उसमें बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखिए प्रेशर कुकर में होगा क्या, प्रेशर कुकर के अंदर मेन बात होगी, प्रेशर जो है वो समान रहेगा, प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर जो अगर हाई किया, टेम्परेचर बदलता रहेगा, यानी कि चेंज, टेम्परेचर बदलता रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर बदलता रहेगा और वॉल्यूम भी बदलेगी, क्या बदलेगी, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज होगी। तो दैट मीन्स इसी प्रोसेस को, जिसके अंदर ये सब हो, उसी को आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसी आइसोबारिक प्रोसेस का गैस लॉ के अंदर भी एक मेन रोल होता है। गैस लॉ के अंदर भी, गैस लॉ में भी कौन से लॉज के अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर, किस लॉ के अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर, ठीक है। गैस लॉ में भी किसके अंदर, चार्ल्स लॉ के अंदर। उसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है गैस लॉ में, ठीक है। तो देखते हैं गैस लॉ के बारे में। तो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होगा,
ये मिटा दूँ, लिख लिया होगा ये सभी ने। देखिए यही लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए चार्ल्स लॉ में क्या होगा, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस इन आइसोबारिक प्रोसेस इन गैस लॉ, आइसोबारिक प्रोसेस इन गैस लॉ, किसमें, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P कॉन्स्टेंट ये होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, ठीक है, और अगर टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी घटेगी, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, अगर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगी। समझ आया। प्रेशर जो है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये होता है गैस लॉ के अंदर, ठीक है। समझ आया। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, वी बाई टी, पीक जब रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा आपका। टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम भी घट जाएगी। दैट मीन्स सिंपल, ठीक है। और आगे इसका एक और जगह पर यूज़ होता है, हम हर जगह देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन के अंदर भी यूज़ होती है। जो आइसोबारिक प्रोसेस है वो वर्क डन के अंदर कैसे काम करती है वो देखते हैं। देखिए वर्क डन के अंदर कैसे काम करती है। वर्क डन में क्या काम करती है। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क का जो फॉर्मूला होता है, आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क फॉर्मूला कैसे काम करता है। फॉर्मूला में क्या होगा, वर्क फॉर्मूला में क्या होगा वर्क फॉर्मूला में। देखिए तो होता क्या है, W इज इक्वल टू पी ऑफ, इसमें यहाँ पर V आता है, वॉल्यूम क्या आता है, V आता है। लेकिन अब की बार जो होगा यहाँ पर डेल्टा V आएगा। क्या आएगा, डेल्टा V, यानी कि V2 माइनस V1। दैट मीन्स V का मतलब, P का मतलब तो प्रेशर हो गया जो कांस्टेंट रहेगा, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है। इसमें प्रेशर का मतलब तो कांस्टेंट रहेगा। W आपको पता ही है वर्क डन होता है, और ये V और V क्या होगा, कहने का क्या मतलब, अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाए तो अभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम तो वर्क डन ये होगा। V1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूँ, इनिशियल वॉल्यूम। V2 का मतलब आपको पता ही है, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ होती है बस। वर्क डन के अंदर फॉर्मूला ये काम करेगा, डेल्टा V आएगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ वॉल्यूम के अंदर उतना ही काम हुआ होगा, ठीक है। प्रेशर तो देखिए कांस्टेंट रहेगा, पर बात आएगी तो वॉल्यूम चेंज हो रही है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा V आएगा। तो उससे पता चलेगा प्रेशर और वॉल्यूम को, जब डेल्टा वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, प्रेशर और डेल्टा वॉल्यूम को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पता चल जाएगा भी कितना काम हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में कितना काम हुआ है, समझ आया इतना। ज़्यादातर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते। न्यूमेरिकल्स आपके आगे आते हैं, इंटरनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, नीट में भी आते हैं, JEE में भी आते हैं और NDA में भी आते हैं। CBSE वगैरह के पेपर में भी आते ही है, ठीक है। CBSE के पेपर में भी आते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। मतलब क्या है, अब इसका क्या मतलब बना, मतलब क्या बना इस चीज़ का, इसका मतलब क्या बनेगा, ठीक है। इसका मतलब बनेगा क्या,
अगर आप लोग वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, इससे अगर रीज़न निकालना है तो अगर वॉल्यूम बढ़ी देन, अगर वॉल्यूम बढ़ी तो क्या होगा, तो क्या होगा, जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, वर्क जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। देन अगर वॉल्यूम, इफ़ अगर वॉल्यूम घटा दी जाए, अगर वॉल्यूम घट गई तब क्या होगा, वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव। तो ये इसके अंदर कंडीशन बनेगी। अगर अगर वो छोटा, अगर वॉल्यूम उसमें घट रही है तो वर्क नेगेटिव जाएगा, अगर बढ़ रही है तो वर्क पॉजिटिव जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हीट और इंटरनल एनर्जी में आइसोबारिक प्रोसेस का क्या रोल रहता है, वो क्या असर डालती है इंटरनल एनर्जी पर और हीट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, देखिए हीट और इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू, डेल्टा यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन दोनों में से दोनों के ऊपर बात करेंगे, क्यू के ऊपर और डेल्टा। इसको क्यू बोलते हैं, इसको क्यू से सिंबल किया जाता है हीट को, याद रखनी है ये बात। ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस में दी गई हीट दो काम करती है। ठीक है, जो ये वाली जो हीट होती है ये दो काम करती है। ठीक है, क्या करती है, दो काम करती है। पहला काम क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है। ठीक है, और क्या करेगी, और उसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, किसकी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हीट बढ़ रही है भाई, हीट हो रही है तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना, बढ़ेगा। ठीक है, और गैस को फैला देती है, गैस को एक जैसे प्रेशर कुकर है उसके अंदर पूरी जगह पर फैला देगी। क्या कर देगी, फैला देगी। ठीक है, को बढ़ा देती है। दूसरा काम क्या करती है, गैस को फैला देती है, फैला देती है, फैला देती है। ठीक है, क्या कर देती है, गैस को फैला देती है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हीट का फॉर्मूला देखा जाए तो Q इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी कि वॉल्यूम तो चेंज होगी ही होगी, अगर गैस फैला दी उसने। ठीक है, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी चीज़ में, कुकर, प्रेशर कुकर में ही मान लो, प्रेशर कुकर में अगर फैला दी तो पहले सिमटी हुई थी फिर वो फैल गई, तो मतलब क्या है, वॉल्यूम तो चेंज होगी ही होगी, वॉल्यूम चेंज होगी ही होगी। ठीक है, और काम ही आइसोबारिक प्रोसेस का ये है कि वॉल्यूम जरूर चेंज होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, काम ही आइसोबारिक का यही है। और वर्क डन जो है इसमें प्लस होगा, काम भी तो प्लस हो जाएगा वर्क डन में। तो ये यहाँ से आप लोग अपनी हीट निकालेंगे। ठीक है, साथ के साथ अगर आपको हीट और ये वॉल्यूम चेंज दिया गया है तो आप यहाँ से वर्क डन भी निकाल सकते हो। वर्क डन के साथ साथ अगर वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है, चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम में, वर्क डन दिया है, हीट दी है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। दैट मीन्स सिंपल, ये सिंपल रहेगा। अब इसका काम हम इंटरनल एनर्जी में भी देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी में क्या काम होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में भी इसका यही काम रहेगा, सिंपल। क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, अगर हीट दी आपने, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके साथ गैस जो है वो फैल जाएगी, यानी कि वॉल्यूम जो होगी वो फैल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम फैल जाएगी। अच्छे से समझ आया, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है आइसोकोरिक रिएक्शन। क्या नाम है, आइसोकोरिक रिएक्शन नहीं, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस।
सर सारे आइसो आइसो आ रहे हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसका काम बच्चों देख, जो ये मैं आपको प्रोसेसेस करवा रहा हूँ, ये इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एंथैल्पी, इन सब में बहुत काम आती है। तो ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है, ध्यान से पढ़नी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पिछले वाली में क्या होता था, ये भी आइसोकोरिक से बना है। पिछले में मैंने बताया था आइसो का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस ऑफ, कोरिक का मतलब आयतन होता है, कांस्टेंट आयतन या वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में इसको। कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी, अब की बार क्या रहेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, परिभाषा क्या होती है, जिस ऊष्मागतिक प्रक्रिया के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट V इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे तो उसी को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। उदाहरण लीजिए इसका भी, मान के चलिए आपने एक मजबूत कंटेनर लिया, क्या लिया, एक मजबूत कंटेनर लिया, ये मान लीजिए बर्तन ले लिया, कोई मजबूत है, ठीक है, अच्छा खासा मजबूत है, इसकी मोटी मोटी परतें हैं ये, ठीक है। ये लीजिए आपका कंटेनर तैयार हो गया, ठीक है, ये कंटेनर तैयार हो गया आपका, चाहे जैसा भी है हो गया तैयार, ठीक है। अब बर्तन का आयतन कभी नहीं बदलने वाला है, तो बर्तन तो यही रहेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी, जितनी इसके अंदर आ सकता है उतना ही आएगा, इससे ज़्यादा ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसमें, वॉल्यूम में, वॉल्यूम नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। ये बात तो सही रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगी, और गैस जो है वो गर्म हो जाएगी, गैस गर्म की जाएगी, क्या की जाएगी, गैस गर्म हो जाएगी, गैस गर्म। अगर गैस गर्म हो गई तो गैस का जो प्रेशर है वह बढ़ जाता है, यानी कि गर्म गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ठंडी ठंडी गैस के, ठीक है। यानी कि अगर गैस गर्म हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया है, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा, जो गैस होगी वहाँ पर दाब जो होगा, प्रेशर, प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही कंडीशन होने वाली है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो स्थिर रहेगी, वॉल्यूम जो है वो स्थिर रहने वाली है, ठीक है। लेकिन प्रेशर में चेंज आएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते गए, घटा दिया तो प्रेशर भी घट जाएगा, बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा। अब इसका गैस लॉ में क्या काम होता है, इन गैस लॉ, गैस लॉ किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का गैस लॉ में क्या रोल होता है, वही आएगा P/T इज इक्वल टू, क्या आएगा, P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब की बार वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगी, कांस्टेंट V, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगी। मतलब क्या होगा, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम भी, सॉरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये काम इसमें होगा, गैस लॉ के अंदर ये काम होगा इसका, ठीक है, गैस लॉ में ये काम होने वाला है। ठीक है, गैस लॉ में ये काम होने वाला है, नोट कर लीजिए इसको, या फिर मैं इस साइड लिख देता हूँ, नोट ही कर लीजिए, लिखने का फिर गड़बड़ा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए।
कर लिए? चलिए, अब देखते हैं हम इसका हीट और वर्क डन में क्या काम होगा। सॉरी, हीट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इसका वर्क डन में क्या काम रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन में क्या काम रहेगा? किसमें? वर्क डन में। इन वर्क डन, वर्क डन में क्या काम रहेगा? ठीक है, वर्क डन में क्या काम रहने वाला है? ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू डेल्टा वी, यही होता है चेंज इन वॉल्यूम, यही होता है ना, यही होता है डेल्टा वी। लेकिन अब की बार V जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बदलेगा ही नहीं। V जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वर्क डन जो होगा इसके अंदर ज़ीरो हो जाएगा। किसके अंदर? आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो याद रखना है, जब भी आपको पूछा जाए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो ज़ीरो होगा। क्योंकि 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 वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, कभी चेंज होगी ही नहीं। तो डेल्टा वी निकालोगे कैसे? कैसे निकालने वाले हो? वॉल्यूम पे तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, तो निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? वर्क डन वहाँ पर ज़ीरो रहेगा, कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क नहीं होता। समझ आया सभी बच्चों के? किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए, अब देखते हैं इसका काम इंटरनल हीट में और इंटरनल एनर्जी में कैसे होता है। किसमें? हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट एंड इंटरनल एनर्जी में इसका क्या काम होता है? हीट एंड इंटरनल एनर्जी में इसका क्या काम होता है? ये जो काम करती है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करती है। किस पर करती है? आगे करेंगे हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे, आगे भी करेंगे। इसके ऊपर ये काम करता है आइसोकोरिक प्रोसेस किसके अंदर? इंटरनल एनर्जी और हीट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी। हीट का क्या रहेगा? डेल्टा वी प्लस ऑफ डब्ल्यू, यही रहेगा डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू। लेकिन 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 यहाँ वी की जगह है, अब वी की जगह है क्या आने वाला है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी को हम दर्शाते हैं डेल्टा यू से, डेल्टा यू से। तो वर्क डन अब की बार ऐसा हो जाएगा, चूंकि और अगर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर Q इज इक्वल टू डब्ल्यू है, हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू है, अगर जितनी हीट है उतना डब्ल्यू है, तो क्या होगा? अब हीट भी उतनी ही होगी जितनी डेल्टा वी यू होगा। यही होगा प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा जो ये है तो ये है बराबर, तो यानी कि यहाँ क्यू आ जाएगा, तो क्यू होगा तो क्यू के साथ क्यू कैंसिल आउट, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। वर्क डन तो यही है ना, दोनों बराबर है, तो वर्क डन जितना उतना ही हीट रहेगी, तो हमें वर्क डन निकालने की क्या जरूरत है? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यही आएगा ना। फिर हमें डेल्टा निकालने की क्या, हमें वर्क डन की क्या जरूरत है? फिर यहाँ वर्क डन की क्या जरूरत होगी? जब क्यू इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू है, ठीक है, यानी कि हीट इज इक्वल टू वर्क डन है, तो हम यहाँ से वर्क डन हटा देंगे, दैट मीन्स आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। किसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट के बराबर इंटरनल एनर्जी निकलती है। हीट के बराबर क्या निकलती है? इंटरनल एनर्जी निकलती है। समझ आया? कोई डाउट है? अब हम इसी के ऊपर बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी होती क्या है, और इसके साथ साथ हम इसके जो पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। लिख लीजिए इसको, जो लिखवाया है आपको। ये थोड़े बेसिक टॉपिक्स है, मैं इसलिए आपको क्लियर करवा रहा हूँ। बेसिक टॉपिक्स है, इसीलिए आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा ये, लेकिन बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा अगर समझो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें से भी पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि छोटी चीज़ कई बार हम इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन काम वो बड़ा कर जाती है फिर। ठीक है ना, कहते हैं ना, एक नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है, एक नंबर में बहुत फासला होता है इंसान के आने जाने में। ठीक है, एक नंबर ही आपकी सफलता और असफलता में आपको फ़र्क कर देता है।
ठीक है। अगर जिसका एक नंबर, कई कई बच्चों का एक नंबर कम रह जाता है और कईयों का ज़्यादा हो जाता है एक नंबर, तो वो जीत जाते हैं। ठीक है। और कहीं कहते हैं यार एक ही नंबर तो रह गया था, एक नंबर से फेल है। भाई एक नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़, खासकर उसके लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी 2 साल 3 साल 4 साल पिछले 5-6 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही रहा है। ठीक है ना। उससे पूछकर देखिए एक एक नंबर का मीनिंग क्या होता है। एक नंबर का, एक नंबर के कारण उसकी 2 साल 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, एक नंबर के कारण। और तुम कहते हो एक नंबर क्या चीज़ है। एक नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जहाँ से हो सके वहाँ से बेसिक पढ़ो बिल्कुल ही, इसलिए मैं बेसिक करा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक में गए हुए हैं हम इस वक्त। ठीक है। तो चलिए, लेकिन ये कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे करते हैं। तो एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी भी एक नंबर से फेल हो जाओ। क्लियर तो करना ही है सर। एटीट्यूड रखो अपने अंदर ऐसा, क्लियर तो हो ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस रखो सिर्फ। अहंकार मत रखो, अहंकार नहीं रखना। अहंकार कहता है मैं करूँगा, सिर्फ अहंकार कहता है सिर्फ मैं करूँगा और मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और आत्मविश्वास कहता है कि मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। अहंकार कहता है सिर्फ मैं कर सकता हूँ। बस ये सिर्फ का ही फ़र्क होता है अहंकार में और आत्मविश्वास में। ठीक है। तो ये आत्मविश्वास रखना है। अभी मैं कर सकता हूँ, मुझसे कोई दूसरा होगा ज़्यादा कर सकता होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत, कंसिस्टेंसी और पावर से, जितनी पावर से, जितनी तेज़ी से, जितनी मेहनत से मैं काम कर सकता हूँ शायद ही कोई कर सकता हो। ठीक है। बेशक उसके पास स्किल अच्छी होंगी, पढ़ने में अच्छा होगा, जल्दी याद हो जाता होगा उसको चीज़ें, भूलने की उसकी कम कमजोरी होगी, भूलता नहीं होगा आसानी से कोई चीज़, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ों में से आगे है तो मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, लेकिन हारूंगा मैं भी नहीं। होता है ना, टॉपर के पास सुन के, आईएएस का टॉपर था भाई, उसने बोला था कि 18-18 घंटे पढ़ना है, 19-19 घंटे पढ़ना है, तब जाके आईएएस निकलता है। ठीक है। तब जाके एनडीए वाले किसी टॉपर ने कह दिया मैं यहाँ से पढ़ता था, मैं वहाँ से बुक्स पढ़ता था, ये बुक्स पढ़ी मैंने, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। अबे भाई कई की है तो अच्छी बात है, वो उसके तरीके से उसने की है, वो उस चीज़ के लिए था, समझा ना। अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो अपनी कमियों को देख कर रहा है। 18 घंटे पढ़ रहा है, अपनी कमियों को देख कर पढ़ रहा है 18 घंटे, क्योंकि इसके अंदर कमी है कि उसको क्या पता उसके अंदर ये कमी रही हो कि उसे समझ ना आता हो आसानी से। क्या पता उसके अंदर ये बातें रही हो कि यार उसको देर तक कई बार पढ़ने पर ही कोई चीज़ याद रहती हो, कई बार पढ़ने पर ही समझ आती हो। और तुम्हारी स्किल क्या पता अलग हो, तुम्हारे अंदर कोई अलग ही बात हो कि तुम्हें पढ़ा और दिमाग में बैठ जाता हो। तुम्हें पढ़ने की आदत तो हो ज़्यादा देर ली, उसको पढ़ने की आदत बनानी पड़ी होगी 18-18 घंटे पढ़कर। ठीक है ना। और पहली बात तो ये है, आप 18 घंटे बैठ ही नहीं सकते एक जगह पर, नहीं बैठ सकते। इसीलिए टॉपर की बात सुननी है तो उस पर अमल करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है टॉपर को देखकर आप भी टॉपर बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने कमियां देखकर ही टॉपर बन सकते हो। किसी दूसरे के मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, वीडियो देख ली उसकी, उसने ऐसा बोला था, उसने ये किताबें रिकमेंड की है, यहाँ से कोचिंग रिकमेंड की है, भाई उसने दिल्ली से कोचिंग की थी तब जाकर आईएएस ऑफिसर बना, उसने वहाँ से चंडीगढ़ से वो की थी एसएससी सीजीएल, तब जाकर वो अच्छा ऑफिसर बना, तब जाकर उसका एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ। अब बेफालतू की बात है। घर बैठकर भी कई बच्चे होते हैं जो घर बैठकर आईएएस क्लियर करते हैं, एसएससी सीजीएल क्लियर करते हैं घर बैठकर, घर से तैयारी कर कर। तुम भी कर सकते हो यार, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं होती इतना। अगर आप अपने अंदर ढूंढ लो ना कमियाँ कि मेरे अंदर कमी क्या है, आप लोग घर से बैठे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो।
लेकिन कमियां ढूंढनी पड़ेगी अपने अंदर। कमियों के अंदर अपने अंदर झांको, दूसरों की तरफ मत देखो, ठीक है ना। दूसरों की तरफ नहीं देखना भी वो खेल रहा है कूद रहा है, भाई वो खेल सकता है कूद सकता है, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं है। तुम्हें है ना, तो तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर पर फोकस रहकर मेहनत करो, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब आप भी खेलते रहोगे, आप भी खेलना जितना खेलना है, फिर वो आपको देखेगा, कहेगा यार मैं भी खेलने चल जा सकता, काश मैं भी हो सकता, भी मैं पहले तैयारी कर लेता और आज मैं भी उसके बाद खेलता ही बस। उसके बाद सक्सेस होने के बाद तो खेलना ही कूदना, खेलना कूदना जितना मर्जी करना, एक बार सक्सेसफुल तो हो जाओ। वो लड़की घुमा रहा है बाइक पे, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अरे नहीं है तो अच्छी बात है, बाद में बना लेना सक्सेसफुल होने के बाद, यही हो सकता है। सक्सेसफुल होने के बाद बना लो। जो घूम रहा है तुम्हारा दोस्त लेकर, उसके पास सक्सेस नहीं है इस वक्त, उसको वो 2-4 दिन बाद, कुछ महीने बाद, साल बाद छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। फिर बोलेगी पापा नहीं मान रहे। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जाएगी, तो वो मना करेगी, कह सकती है अभी मेरे पापा नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? भाई सरकारी जॉब है मेरे पास, क्यों नहीं मान रहे? आजकल सरकारी जॉब वाले की तो झट देसी हो जाती है शादी। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो समझो इस चीज़ को, पढ़ाई पे इस वक्त फोकस करो, इस टाइम पढ़ने का टाइम है। जब खेलने का टाइम है खेलेंगे यार, खेलेंगे, अभी पढ़ने का टाइम है आपका, ठीक है, कुछ बनने का टाइम है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है इंटरनल एनर्जी है। जब कामयाब हो जाएंगे सबको फोड़ देंगे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? पहले तो आप इसको अच्छे से समझिए। जब किसी सिस्टम के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर मौजूद जो ऊर्जा है, मौजूद ऊर्जा है, कोई सिस्टम है, मान के चलिए ये कोई सिस्टम है। सिस्टम का मतलब मैंने बताया था आपको, मैंने बताया भी था कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, ये आइसो सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको। अब उसकी तरफ नहीं जाएंगे। मान के चलिए इसमें कोई प्रोडक्ट पड़ा है, कोई भी चीज़ें हैं इसके अंदर, गैस पड़ी है, कुछ भी मान, जो इसके ये कण है ना, ये वाले कण जो भी है, इस क्लोज कंटेनर के अंदर मैं मान रहा हूँ, क्लोज मैंने सिस्टम लिया हुआ है। अगर इसके अंदर ये जो कण है, इन कणों से जो एनर्जी निकल रही है, इन कणों से जो एनर्जी निकल रही है, उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इन कणों से जो इंटरनल एनर्जी, जो इन कणों से एनर्जी निकल रही है ना, उसी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी निकलते हैं। जो ये गति कर रहे हैं ना, इधर उधर जा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, जो उससे एनर्जी पैदा हो रही है उसके घूमने से, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो इन कणों से निकल रही है, उसी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो उन दोनों, उन कणों के बीच में आकर्षण बल है, ठीक है, जो आकर्षण एनर्जी लग रही है, आकर्षित करने में एक दूसरे को, आकर्षित और प्रतिकर्षित करने के अंदर जो एनर्जी लग रही है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो उनके घूमने से, यानी कि चलने फिरने से, इधर उधर घूमने फिरने से, ठीक है, जो एनर्जी निकल रही है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, जो गति करने से निकल रही है, ठीक है, गति करने से प्लस ऑफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, गति करने से। एक आकर्षित और प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करने से, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट और एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करने में, अट्रैक्ट रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल, अट्रैक्ट रिपेल, एक दूसरे को दूर दूर करने में, दूर करने में, पास लाने में, दूर करने में, पास लाने में जो एनर्जी होती लगती है, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी भी लिख लो यार, पोटेंशियल ही नहीं लिखो अकेला, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, उसी एनर्जी से मिलकर बनती है, इन दोनों एनर्जियों से मिलकर बनती है, जो गति करने से, कणों के गति करने से, यहाँ लिख लो यार, कणों के गति करने से, कणों के एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने से जो एनर्जी निकलती है, यानी कि
काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यानी कि इसको डिनोटेड किससे करते हैं? डेल्टा यू से। किससे डिनोटेड करते हैं? डेल्टा यू से। ओनली यू से करते हैं, चेंज नहीं करेंगे। डेल्टा यू को बोलते हैं चेंज, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, चेंजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यू लिखेंगे। इसको यू से दिखाया जाता है। तो समझ आया? यानी कि कणों के गति करने से प्लस ऑफ आकर्षित और प्रतिकर्षित करने से जो एनर्जी बनती है, इन दोनों एनर्जी को जो जोड़ने से एनर्जी बनती है, उसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, इतना समझ आया इसके बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में? ठीक है सर, इतना समझ आ गया। भी जो गति करने से एनर्जी बनी, प्लस कर दो उसके अंदर आकर्षित एनर्जी, आकर्षित और प्रतिकर्षित करने में, एक दूसरे को पास और दूर लाने में जो एनर्जी बनी, उन दोनों एनर्जियों को मिलाकर क्या बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है। साफ सीधा केस है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। सेम क्लियर ऑफ द केस, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये मिटा दें। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये किसी भी सिस्टम में हो सकती है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी के अंदर भी हो सकती है। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही होती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इतना तो समझ आ ही रहा होगा सभी बच्चों को। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? डाउट होता तो पूछ लिया करो मुझसे। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है, कुछ बातें याद रखनी है इसके इंटरनल एनर्जी की क्या होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात याद रखनी है स्टेट फंक्शन में। ठीक है, ये जो स्टेट फंक्शन में होती है, किसमें? स्टेट फंक्शन में। स्टेट फंक्शन में जब ये चीज़ होती है, इंटरनल एनर्जी जब बनती है, तब क्या क्या होता है? ठीक है, तब क्या क्या होता है? पहली बात तो इंटरनल एनर्जी केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंटरनल इनिशियल स्टेट डिपेंड ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। यानी कि पहली स्टेट और आखिरी स्टेट दोनों पर डिपेंड करेगी। कौन? इंटरनल एनर्जी। किसके अंदर? स्टेट फंक्शन के अंदर। पहली बात समझ आया? उसके रास्ते पर नहीं करेगी कि किस रास्ते से हीट एनर्जी गई है, किस रास्ते से एनर्जी जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी। पाथ फंक्शन की कभी ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर नहीं करेगी डिपेंड? पाथ फंक्शन के ऊपर। पाथ फंक्शन के ऊपर डू नॉट डिपेंड द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, पाथ फंक्शन, ये बात याद रखनी है, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। पाथ फंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ से एनर्जी निकलनी है। निकल तो वो जाएगी ही, जहाँ से बननी है वहाँ भी चली जाएगी, वो उसको कोई मतलब नहीं, बन जाएगी वहाँ से कहीं ना कहीं से। जहाँ जाना है वहाँ चली जाएगी, जिस रास्ते से जाना है। लेकिन डिपेंड किस पर करेगी कि पहले उसकी क्या स्टेट बनी थी जब वह बन रही थी एनर्जी, और जब वह ख़त्म हुई तब उसकी स्टेट क्या रही, उसके ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। ना कि उस रास्ते पर जिस रास्ते से उसको निकलना है और बनना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ऑल क्लियर? ठीक है, दूसरी बात, सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सिस्टम की कुछ रूल्स भी होने चाहिए। सिस्टम रूल्स यानी कि प्रॉपर्टीज। सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी ना, तभी जाकर तो वो काम करेगा, तभी तो ये इंटरनल एनर्जी काम करेगी। ठीक है, तो उसकी कुछ होती है हीट और वर्क हीट और वर्क। ठीक है, ये जो सिस्टम के ऊपर क्या काम करती है, ये इंटरनल एनर्जी ये काम करेगी कि हीट और ये वर्क की तरह काम नहीं करती, वर्क की तरह नहीं काम करेगी।
कि वो इंटरनल एनर्जी ही चेंज कर देगी, ऐसा नहीं होगा। वर्क और हीट की तरह बिल्कुल काम नहीं होगा। हीट से और वर्क से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हीट और उससे फ़र्क पड़ेगा तो तब ना जब इसका कोई रोल होगा इसके अंदर। ऐसा कोई रोल ही नहीं है तो फ़र्क क्यों पड़ेगा भाई। हम हीट के बारे में थोड़ी ना बात करेंगे, हीट के बारे में कभी बात करने वाले ही नहीं है। हम वर्क के बारे में कभी बात नहीं करेंगे इंटरनल एनर्जी में। हाँ सर, आपने पिछली बार तो बताया था आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर आइसोकोरिक, तो फिर बेटा जी वो आइसोबारिक प्रोसेस की बात थी, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात थी। इसकी बात थोड़ी ना कर रहे थे हम, इंटरनल एनर्जी की सीधा बात कर रहे हैं। अब हम इंटरनल एनर्जी की सीधा बात कर रहे हैं, हम आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात याद रखनी है, वो उसके अंदर काम होगा। आइसोकोरिक में क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। आइसोकोरिक में होगा वर्क डन, डेल्टा यू सॉरी डेल्टा यू प्लस वर्क, वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डेल्टा वी प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ वर्क डन आएगा यहाँ पर, क्यों ऐसे कुछ होगा। ठीक है, समझ आया ना इतना, कोई डाउट है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वर्क डन या तो पॉजिटिव होगा या फिर वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना समझ आया ना। लेकिन इसमें कोई काम नहीं होगा, हीट और वर्क का कोई मतलब नहीं पड़ता हमें हीट और वर्क से। ठीक है, हीट और वर्क जो प्रोसेस करेंगे, हीट और वर्क जो होगा इसके अंदर, मैं आपको साफ सीधा सी बात बताता हूँ, हीट और वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कोई काम नहीं करेगा इसके ऊपर, इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये जो काम करेगा, इंटरनल एनर्जी जो काम करेगी, वो हीट के ऊपर और वर्क के ऊपर क्या प्रभाव डाल सकती है, वो क्या प्रभाव डालेगी, ये बात होगी। तो हीट और वर्क के ऊपर इंटरनल एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सिंपल है, ये साफ बात है कि हीट का ना तो इंटरनल एनर्जी पे ना इंटरनल एनर्जी का हीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही इंटरनल एनर्जी का वर्क के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ना वर्क से इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ प्रोसेस से पड़ेगा कि वह किस तरह की प्रोसेस है। डिपेंड ऑन प्रोसेस, किससे पड़ेगा फर्क, प्रोसेस से, कि वह आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है, उससे फर्क पड़ेगा हीट और वर्क डन के अंदर। लेकिन हीट और वर्क डन का डिसाइडिंग भी कैसी होगी, जो प्रोसेस होगी उस हिसाब से होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा, क्योंकि हीट और वर्क डन के ऊपर फर्क पड़ेगा प्रोसेस के कारण। क्योंकि हीट या तो घटेगी या बढ़ेगी, वर्क डन जीरो होगा या फिर बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, कल हमने उनके क्वेश्चंस भी किए थे। आज मैंने आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस भी बताई आपको, जिसमें वर्क डन और वगैरह सब कुछ बताया मैंने। ठीक है, तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि किसके ऊपर, हीट और वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा किस प्रोसेस में काम हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी ये प्रोसेस होगी, जब भी ये प्रोसेस होगी, उस सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम में पहले से कोई इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, डू नॉट प्रेजेंट। पहले से कोई प्रेजेंट कर देगा यार, कहाँ से आ जाएगी, जब उसमें कुछ गैस, कोई आपने मैटर, कोई स्टेट कुछ रखा ही नहीं है, तो कण किसके भाई, कणों से ही तो निकलेगी, कण है ही नहीं उसमें, किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं कंटेनर में। हाँ, हीट बढ़ाने लग जाओगे तो क्या होगा, जो हीट बढ़ाने लग जाओगे तो क्या होगा, गैस के जो कण है वो तेज़ी से घूमने शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर देना शुरू कर दोगे तो तेज़ी से घूमने शुरू हो जाएंगे, तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तभी तो निकलेगी। अगर स्थिर रखा है तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, एनर्जी निकालने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम में पहले से कोई भी इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। जब प्रेजेंट होगी, हीट दोगे या फिर कम करोगे तो अपने आप से एनर्जी निकालना शुरू करेंगे, तभी तो निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं निकालने वाले। तो ये होता है सिस्टम प्रॉपर्टीज इसकी, ये कुछ याद रखने लायक बातें हैं इसकी। तीसरी बात, आइडियल गैस के लिए क्या होगा इसके अंदर, आइडियल गैस, उसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर्टी समझ आ गई, स्टेट फंक्शन समझ आ गया, इसका क्या होगा इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, अब देखते हैं आइडियल गैसेस के लिए, फॉर आइडियल गैसेस,
फोर आइडियल गैसेस, फोर आइडियल गैसेस के लिए क्या होगा इसमें, आइडियल गैसेस के अंदर जो गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सिंपल सी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, घटा तो लो हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए वो क्या होगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर घटा तो घट जाएगी। समझ आया, ठीक है ना। और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के साथ काम करती है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी और थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, बता सकता है कोई बच्चा, नहीं बता पाएगा सर, हमें पता ही नहीं तो बताएंगे कैसे, कैसे बता देंगे सर। तो इसमें क्या होगा, हम पहले भी कर चुके हैं, डेल्टा वी प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट लॉ के साथ आप अगर आप इसको काम करना चाहे तो वी है, ये यू नहीं है, वी है, ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, क्यों, आपको हीट दी जाएगी, डेल्टा वी आपको इंटरनल एनर्जी होगा, डेल्टा यू है, सॉरी ये क्या होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो आइसोकोरिक में होगा, यहाँ पर यू होगा, यू ऐसे ऐसे डलेगा यू। ठीक है, ये यू होगा यहाँ पर, क्योंकि आइसोकोरिक में होगा ना ये वाला फॉर्मूला, तो डेल्टा वी प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये मैंने लिखवाया था ना जब पीछे लास्ट में जो पॉइंट करवाया था, जो करवाया था ही, सॉरी, आइसोकोरिक प्रोसेस और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब मिक्स करेंगे तो ये काम करेगा, ये लिखवाया था मैंने वहाँ पर आपको। तो इसमें क्या होगा, उसमें मैंने क्या लिखवाया था, उसमें लिखवाया था क्योंकि वर्क डन तो जीरो होता है उसमें, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा ये, तो उसमें ये आएगा, तो ये वाला काम होगा। मैंने आपको बताया था ना उसमें क्या होगा, वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, हीट के बराबर आ जाएगी, लेकिन इसमें काम ये करेगा। ठीक है, तो इसको तो छोड़ो, इसको तो हमने कर लिया है पीछे यार, इस पे क्यों जाते हैं, तो यहाँ पर ये होगा। इतना समझ आया, किसी को कोई डाउट है, नहीं है सर। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, ये मैं आपके क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, नीट, एनडीए, जेडब्ल्यू, आइडियल गैस से, आइडियल गैस से ही लेकर आया हूँ। देखिए सिंपल क्या काम होता है इनका, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये मिटा दें, ये वाला भी मिटा देते हैं आपके लिए बच्चों, मिटा दिया सर, अच्छा किया आपने, भी लिखा हुआ था काफ़ी देर से, मिट गया, अच्छी बात है सर। चलो देखो आइडियल गैस में कैसे काम करेगी, देखो आइडियल गैस का जो फॉर्मूला बनेगा, सिंपल याद रखना है फॉर्मूला, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आइडियल गैस से फॉर्मूला सीधा पूछेगा, जैसे एनडीए वगैरह, नीट वगैरह, जेडब्ल्यू में, और सीबीएसई की 11th और 11th क्लास के लिए सीबीएसई में। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, बोला जाता है कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी आर टी। देखिए सी वी जो आपको पहले से दिया जाएगा, सी वी पहले से दिया जाएगा, सी वी डेल्टा टी, सॉरी आर टी नहीं, डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी, और सी वी ना आपको पहले से दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको सी वी क्या होगा। कई बार सी वी जो होता है वो
गैस कांस्टेंट के साथ आता है। किसके साथ आता है? गैस कांस्टेंट के साथ आता है हमेशा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। इसमें पहले देख लेते हैं किसका मतलब क्या है। एन का मतलब मोल्स होता है, ठीक है। सीवी का मतलब सीवी, सॉरी ऐसे मत लिखो इसको, ऐसे लिखो। सीवी से मतलब होता है मोलर हीट, ठीक है। क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट, ठीक है। मोलर, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा टी का मतलब आपको पता ही है, टेम्परेचर में चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? T2 माइनस T1, यही होगा ना। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल है सर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, सॉल्व भी करेंगे इसको। बोला गया है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मोल आइडियल गैस का टेम्परेचर, टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन यानी कि 500 केल्विन कर दिया गया, ठीक है, गया है। फाइंड, तो आप इंटरनल, तो इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आएगा? इंटरनल, अभी हिंदी में तो लिखा नहीं हुआ, इसमें लिखा हुआ है फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव आएगा? हम हिंदी मीडियम के काम करेंगे, ठीक है। तो सी वी जो होगा इसमें दिया गया है आपको 3/2 R। क्या दिया गया है? 3/2 R दिया गया है। और दैट आप लोगों को ये पता है, R जो होता है वो गैसियस कांस्टेंट होता है और इसका एक फिक्स वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है। तो अब निकालिए, क्या निकालना है? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो फॉर्मूला ये रहा, U ऑफ एन सी वी ऑफ डेल्टा टी, इसी में पुट कर लीजिए सीधा डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या यहाँ पर पुट कीजिए आप लोग। बोला गया है 1 मोल, तो एक होता है, एक आ जाएगा यहाँ पर। सी वी आपको बोला गया है 3/2 इंटू ऑफ 8.314, ठीक है, 8.314। अब आपको डेल्टा टी भी चाहिए। डेल्टा टी कैसे आएगा? पहले कौन सा? ये वाला, फिर ये वाला, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा? 200 केल्विन, 200 केल्विन ही बचेगा, ठीक है। 200 केल्विन आ गया। ये यहाँ से 2 है, ये यहाँ से 2 गया, 1 बच गया। अब 300 इंटू यहाँ पर कर लीजिए, 300 मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 300 इंटू 8.314, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 0 से अब मल्टीप्लाई में 0 लगा लीजिए, ये दो, इसी को ऐसे रहने दीजिए, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लिए। 3 4 जा 12, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, यही आएगा। और अब 2 0 में दी गई हैं, और यहाँ से यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर से आएगी 3, 3 आएगी यहाँ पर से, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो यहाँ दिया गया है आपको, अगर मैं इसकी डिवाइडिंग में लगा देता हूँ 3, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ आएगा 2494 इंटू 2, अप्रोक्स यही आएगा जूल में, ठीक है। क्या आएगा? जूल, जूल, ये जूल में होता है ना, जूल, ठीक है। क्या आएगा? जूल। तो अप्रोक्स आंसर वही आएगा, निकाल कर देखना आप लोग भी एक बार, अप्रोक्स यही आएगा। अरे अप्रोक्स क्या, फाइनल आंसर है वो, ठीक है, फाइनल। नोट कर लीजिए इसको। तो ये जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है एनडीए के 2013 में, एनडीए के 2013 में ये पेपर में क्वेश्चन आया था, एनडीए के 2013 में, और वो भी फर्स्ट एग्ज़ाम में। कौन से एग्ज़ाम में? फर्स्ट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस कराने की बजाय सीधा आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ भी, चलिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा। लिख लिया ये सबने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मुश्किल नहीं है, आसान है। एडियाबैटिक प्रोसेस में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। साथ के साथ हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के करेंगे एक साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है नीट में 2018 में। नीट के एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है। बोला गया है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का टेम्परेचर, ठीक है, 300 केल्विन है, से बढ़कर 400 केल्विन हो जाता है, तक बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? बढ़ाया जाता है। यदि 3/2 सॉरी CV 3/2 R दिया गया है तो इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा? कितना परिवर्तन होगा? निकालिए इसको, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, सिखा भी दिया है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू N क्या दिया गया है आपको? मोल्स 1 दिया गया, डायरेक्टली कर लो ना। यहाँ पर क्या बोला गया है? 3/2 ऑफ R का मतलब होता है 8.314 इंटू, यहाँ पर R लिख सकते हो आप, बाद में जाकर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर भी करना पड़ेगा, यहीं कर लेते हैं, इससे बढ़िया। तो यहाँ 400 माइनस 1 करोगे तो 100 आ जाएगा, 400 माइनस 3 करोगे तो 100 केल्विन आ जाएगा। यही होगा ना, 400 में से 2, ये डेल्टा T लिखना है ना यार, डेल्टा T लिखोगे तो T2 में से T1 माइनस कर दोगे, हो गया ना, सिंपल। यहाँ से आप सीधा इसको तो आप ऐसा कीजिए, डिवाइड मत कीजिए। यहाँ पर 100 रखिए, इसको 3 में डबल कर लीजिए, यहाँ पॉइंट हट गई, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो गया। अब 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 एंड 2 17 1। ठीक है, 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, 3 4 जा 12, दैट ये आंसर आएगा। नीचे लगा हुआ है 10 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगी, तो ये भी जूल में ये आंसर आ जाएगा, अप्रोक्स यही आएगा, डेल्टा U अप्रोक्स। देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अप्रोक्स यही आंसर आएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं सर, डाउट तो नहीं आएगा, अब आना भी नहीं चाहिए बच्चों डाउट नहीं आया, डाउट आ गया तो समझो आपका ध्यान कहीं और ही है, क्वेश्चनों की तरफ नहीं है। लिख लिया है सभी ने, मिटा देते हैं इसको, ध्यान तो हमें भी पता रहता है कहाँ रहता है आप लोगों का। शिट यार, वो वहाँ गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ऑफ 2 मोल्स आइडियल गैस को आइसोकोरिक प्रोसेस में 500 जूल हीट दी जाती है तो इंटरनल एनर्जी में कितना परिवर्तन होगा? आप पीछे नोट्स रिपीट कर लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमने जो आइडियल गैस का थर्मोडायनेमिक्स किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था, उसमें निकाल लीजिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा आपके पास
क्या दिया गया है, 5 हीट दिया गया है, यानी कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ ये वाला वर्क डन। और वर्क डन इसमें ज़ीरो होता है तो ज़ीरो आ गया, यहाँ आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया क्यू, तो यहाँ पर जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, एनडीए के पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एनडीए के पेपर में सीधा डायरेक्ट आंसर था इसका 500 जूल, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हीट जो है वो क्या होगी, हीट दी गई है, हीट जो है 500 जूल दी गई है, तो 500 जूल आइसोबैरिक प्रोसेस कहता है भी मेरे अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, मेरे अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो फॉर्मूले में आप वर्क डन पुट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस में ये बचा है तो क्यू इज इक्वल टू ये, यानी कि हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो हीट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी है, तो हीट आपको दी गई है 500 जूल, और 500 जूल ही सबसे डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट करना था, ये कोई ज़रूरत नहीं था आपको सॉल्व करने की भी, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था ना छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम आती है, ठीक है ना। एक छोटी सी सुई बहुत काम कर जाती है, और वो बड़ी तलवार नहीं करती जो सुई कर जाती है, ठीक है ना। एनडीए में आया हुआ है ये क्वेश्चन, एनडीए के 2017 में, ठीक है, एनडीए के 2017 में, और वही फर्स्ट एग्ज़ाम में, ठीक है। और साथ साथ ये नीट में भी आया हुआ है। नीट में इसका थोड़ा सा बड़ा दिया गया था क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा दिया गया था। इसमें ये भी पूछा गया था क्यों होता है, अगर आप लोग इंटरनल एनर्जी निकाल लो, मान के चलिए इंटरनल एनर्जी हमने निकाल लिया, तो वह परिवर्तन क्यों हुआ, ये भी पूछा गया था, क्यों हुआ उसका भी आपको कारण लिखना था। वही चीज़ है बस, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लिख दो, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, लिख लिया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना ये, नेक्स्ट और लास्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। बोला गया इफ़ टेम्परेचर temperature of 2 moles of an ideal gas is raised by 100 Kelvin, calculate change in इंटरनल एनर्जी, जिसमें सी वी आपको दिया गया है, सी वी इज इक्वल टू 5/2 R दिया गया है, 5/2 R दिया गया है। और ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एनडीए के फर्स्ट एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। तो करिए इसको सॉल्व। अब ऑप्शन तो मैं दूंगा नहीं, ऑप्शन की क्या जरूरत है जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का अब आपके पास ये फॉर्मूला रहा डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, टी का आप कर लीजिए, इसमें टेम्परेचर 100 केल्विन दिया गया है रेज्ड बाय, ठीक है, रेज्ड बाय 100 केल्विन, बताइए क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर रेज्ड कर दिया गया किससे, 100 केल्विन से, जो टेम्परेचर एक ही है तो डेल्टा टी आपको पहले ही गिवन है, डेल्टा टी पहले ही गिवन कर दिया, ठीक है, केल्विन की क्या जरूरत है यार लिखने की, ठीक है। सी वी आपको दिया हुआ है, सी वी के साथ साथ आपको ये भी करना होगा ना मल्टीप्लाई, तो इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, 314 डिवाइडेड बाय 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मोल्स आपको दिया गया है 2, 5/2 रह गया, 5/2 इंटू एन आपको 2 दिया गया है, डेल्टा यू आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, ये 7 है
ऐसे डाल देता हूँ 7, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 147 जूल। जूल ज़रूर आएगा, जूल। ठीक है जे। तो सिंपल था, ये वाली ज़ीरो यहाँ से आई है भाई, ये जो बचा है एक, ये जीरो बची है यहाँ। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होती, यानी कि समझने में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप इसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, बात यार प्रैक्टिस की आ जाती है, बस सिंपल बात होती है प्रैक्टिस की। किसकी बात होती है? प्रैक्टिस पर ही बात होती है सारी। अगर प्रैक्टिस किया तो अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं किया है तो अलग बात है भाई। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री के आपको वैसे भी अब से पहले मेरे ख्याल से हमने केमिस्ट्री के 50 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि मैं जब भी कराता हूँ तो न्यूमेरिकल्स के बगैर क्वेश्चन नहीं, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझाता बिना न्यूमेरिकल के। 50 से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस इसके वैसे भी हमने अपने सिलेबस में कर लिए होंगे अब तक जितना किया है। ठीक है, यहाँ तक कि केमिकल इक्विलिब्रियम के 75 से ऊपर क्वेश्चन किए थे। 2 क्लास से अलग से बनी थी, एक अलग से क्लास बनाई थी बीच में। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, ये सब क्लासेस बनेगी। तो आज के लिए हम इंटरनल एनर्जी तक ही करेंगे, बाकी क्लासेस हम कल कंटिन्यू करेंगे अपनी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।